दोस्तों और साथियों, कानपुर के चकेरी थाने के अंतर्गत एक बैंक्वेट हॉल में एक लड़के की शादी का रिसेप्शन था और फिर पुरानी दुल्हन जो पहले उसकी बीवी थी वो वहां पर आ जाती है। ये वीडियो आपने सबने देखा और ये जो घटना है ना वो बहुत वायरल हुई कि कानपुर के आसिफ ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करी और फिर पहली पत्नी आ जाती है। ये घटना आपने सबने सुनी, लेकिन मैंने अभी तक इसको इसलिए कवर नहीं करा था क्योंकि मैं इसकी तह तक पहुंचना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर एक तरफा आसिफ ही गुनाहगार है इसमें या कहीं ना कहीं लड़की भी इसमें गुनाहगार है, यानी पहली बीवी भी इसमें गुनाहगार है। आपने एक तरफ का पक्ष सुना, सबने जो पहली बीवी थी उसने शादी के मंडप में आकर के हंगामा किया, अपने आप को मजलूम बताया, सब कुछ सबने उसी का पक्ष सुना और आसिफ को जो है वो कसूरवार ठहराया। लेकिन मैंने दूसरा पक्ष भी जाना कि आखिरकार ये मामला जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आकर के ख़त्म हुआ और अब आसिफ को दूसरी शादी करने की नौबत क्यों आई। पहली बीवी ने बहुत से इल्ज़ाम लगाए कि ये अभी तक मेरे संपर्क में है, मुझसे चैट करता है, मुझसे मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरी शादी कर रहा है। दूसरी शादी जो करी उसने अरेंज मैरिज की, आजमगढ़ की रहने वाली वो लड़की है। पहली शादी जो इस औरत से की थी इसका नाम रूबीना है, जो पहली बीवी है ये लव मैरिज थी। तो दोस्तों पूरी घटना मैं आपको विस्तार से दोनों पक्ष की बातें आपको सुनाने जा रहा हूँ और इस तरह की जो ट्रेंडिंग खबरें हैं और जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं समाज में जो अभी ताज़ी घटती हैं वो मैं आपको उनसे रूबरू और परिचित कराता रहूँगा। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आपके सामने आज दास्तान ज़िंदगी 786 इस चैनल पर, जो कि नया चैनल है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पुराना चैनल दास्तान ज़िंदगी को आपने बहुत प्यार दिया, 12 लाख लोग उसमें मुझसे जुड़े, लेकिन यूट्यूब ने किसी वजह से उसको जो है डीमोनेटाइज कर दिया। इसलिए तो ये मेरे लिए भी लक्की है, आपके लिए भी लक्की है और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को भी उसी तरह से प्यार देंगे जिस तरह से आप पहले से देते हैं। जो घटनाएं ताज़ा घट रही हैं उनको सही तरीके से आपके सामने मैं रखूं और कुछ अपने तजुर्बे और कुछ ज़िंदगी की वो बातें आपको जीने के लिए बताऊं जिसमें आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। तो बने रहिए मेरे साथ, एक प्यारा सा लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए और मुझे अपनी दुआओं से नवाजिए और मुझे अपनी दुआएं ज़रूर दीजिए। हिंदू हो या मुसलमान, ये चैनल निष्पक्ष तरीके से दोनों समुदाय की बातें रखेगा और सभी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ आगे का सफ़र तय करेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से होती है कि 2018 में रूबीना और आसिफ की मुलाकात फेसबुक द्वारा होती है। फेसबुक के जरिए दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, चैटिंग हुई, क्योंकि रूबीना जो थी ये चलाती थी ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी पार्लर चलाती थी तो अच्छी टिप टॉप बढ़िया तरीके से रहती थी। फेसबुक प्रोफाइल पर इसने अपना फोटो भी बढ़िया वाला अपलोड कर रखा था। अब जाहिर बात है कम आसिफ भी नहीं था, आसिफ भी खूबसूरत था, लंबा चौड़ा था, सारी चीज़ें। जब आसिफ ने रूबीना की जो पोस्ट पर कमेंट किया, अब डीपी देखी, रूबीना ने आसिफ की अच्छा सा कमेंट किया और ऐसा कमेंट किया कि मजबूर हो गई वो उसको देखने के लिए। जब उसकी प्रोफाइल खोली तो जाहिर बात है कि आसिफ के भी अच्छे रोमांटिक और बढ़िया फ़ोटो थे, लंबा चौड़ा था, गोरा चिट्टा था, नाक नक्शे का खूबसूरत था। तो अब रूबीना भी इम्प्रेस हो गई उससे। उसके बाद इस तरह से चैटिंग चली और फिर चैटिंग ये कब मुलाकात में बदल गई दोनों को पता भी नहीं चला। अब ये मुलाकातें, ये बातें और ये मिलना जुलना इनका कई सालों तक चलता रहा। फिर दोनों ने इस लव को शादी का एंगल देने की फैसला कर लिया, क्योंकि अभी आसिफ का घर छोटा था, बना हुआ नहीं था, इसलिए उसने शादी के 2 साल बाद विदा की, यानी 2022 में शादी की रूबीना से और उसके बाद में 24 में जब इसका घर बार तैयार हो गया फिर ये अपने घर ले गया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि शादी के बंधन में बंधने के बाद वो रिश्ता जो शादी से पहले 6 साल तक चला, 4 साल तक चला या 2 साल तक चला, वो रिश्ता शादी होने के बाद 6 महीने भी नहीं चल पाया, 3 महीने भी नहीं चल पाया। यानी शादी होने के बाद 2 महीने के बाद ही दोनों के बीच में खटास शुरू हो जाती है। दोनों को एक दूसरे के मिजाज में अलग अलग तब्दीली दिखाई दी। आसिफ जो कहता था वो रूबीना नहीं मानती और रूबीना जो कहता था वो आसिफ नहीं मानता था। बात इतनी बढ़ी कि रूबीना अपने मायके चली जाती है आसिफ का घर छोड़कर।
अब यहां मैं औरतों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सिर्फ 30 सेकंड की। देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज औरत को भी करना चाहिए, और मैं उन मर्दों से भी कहना चाहता हूं कि जो औरत को पैर की जूती समझते हैं और जो इस घमंड में रहते हैं ना कि मर्द का हक ज्यादा है और औरत का हक कम है, ये खास करके मुसलमानों में ज्यादा है ये बात, मेरा हक ज्यादा है, मुझे तो अल्लाह ने बहुत बड़ा, और इस बात को हमारे उलमा ने भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जहां आदमी औरत की बात जरा सा भी सुनना पसंद नहीं करता। मैं उन उलमा से भी कहना चाहता हूं, जब आप मर्द की ताजीम करना औरत को बताते हैं, मर्द का हक बताते हैं कि औरत के ऊपर कितना है, मर्द को हाकिम बनाया है औरत के ऊपर, तो कम से कम औरत का भी तो हक बताया करें कि औरत को जो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर 25 साल एक परिवार में रही, उसको छोड़ करके आपके साथ जिंदगी गुजारने के लिए आती है, तो उसको सेट होने में, उसको उस घर को समझने में, उस घर के लोगों को समझने में कुछ समय तो लगेगा। तो उस घर वालों को भी चाहिए, सास ससुर को भी और उसके शौहर को भी चाहिए कि उसकी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता, छोटी छोटी गलतियों को उसकी पकड़ लिया जाता है, ये ऐसा कर रही है, ये वैसा कर रही है, और फिर वही छोटी गलतियां बड़ी बन जाती है और फिर वही घर टूटने का सबब बनती है। तो इन चीज़ों को अगर ख्याल रखेंगे और नज़रअंदाज करेंगे तो आपके घर टूटने से बच जाएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं ना, जब इस घमंड में रहते हैं कि अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया, भगवान ने तो हमें औरत से ऊंचा मकाम दिया है, तो हम भला औरत की कैसे सुने? ये आप गलत फहमी में हो। इसमें कोई शक नहीं कि मर्द को औरत के ऊपर बनाया है, लेकिन औरत भी कम नहीं है, उसका भी इतना ही हक है जितना आपका है। तो दोनों हाथ जब एक साथ जुड़ करके रहेंगे ना तो ज़्यादा ताकतवर रहेंगे, और जब दोनों हाथ अलग अलग रहेंगे तो वो टूट जाते हैं। आसिफ का मामला और रूबीना का मामला भी ऐसा ही था। दोनों को एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आती है, एक दूसरे के मिजाज में तलखी होती है। शादी से पहले अफेयर 4 साल चला, शादी के बाद 4 महीने भी नहीं टिक पाया, घर चली जाती है रूबीना अपने, इधर आसिफ भी जो है वो बिना पत्नी के रह गया। लेकिन ये रूबीना जो थी, इसकी भी अकड़ कम नहीं थी। दोस्तों, यहाँ मैंने आपको यही बताया कि कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रूबीना घर जाने के बाद अपने घर वालों की बातों में आ जाती है, दहेज उत्पीड़न का मामला कर देती है। और आपको पता है कि आज के दौर में जितने भी दहेज के मामले, मुकदमे लिखे जाते हैं, उनमें 90% झूठे होते हैं। 90% दहेज के लिए इतनी मांग की, गाड़ी की मांग की, और ये मांग की, वो मांग की, ये सारे झूठे होते हैं, एक भी सच नहीं होता। हाँ, जब पति पत्नी के बीच में बात बिगड़ जाती है ना, तो मुकदमा यही दर्ज कराया जाता है। कानून भी औरतों के फायदे के लिए, औरतों के हित के लिए बना, लेकिन उसका मिसयूज किया जाता है। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया, ये मामला आज तक विचाराधीन है। अब जाहिर बात है 24 में 2-3 महीने के लिए आई, 2 साल से ज्यादा हो गया, ये पति को अपने बार बार लगातार परेशान करती रही, वो इसको मनाता रहा। आसिफ कहता है, दूसरा पक्ष कहता है कि ये कहती है ना कि मुझसे बार बार बात होती है, मुझसे लगातार इसकी बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है बात। मैं इसको मनाता हूं, मैं इसको मनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने घर आ जा वापस। घर टूटे हुए अच्छे नहीं लगते, घर बने हुए अच्छे लगते हैं। घर वो अच्छे लगते हैं जहां पति पत्नी की किलकारियां गूंजती है, जहां पति पत्नी के मिलन से बच्चे पैदा होते हैं, उनकी किलकारियां, उनका हंसना, उनका खेलना, उनका रोना जिस घर में होता है ना, वो घर अच्छे लगते हैं। वो घर अच्छे नहीं लगते जहां से पत्नी रूठ करके मायके चले जाए और फिर पति को कोर्ट के चक्कर लगवाए, वो अच्छे नहीं लगते। वापस आ जा, कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं इससे बात नहीं करता था, ये बातें करता था, इसको मनाता था, पढ़ाता था, समझाता था। लेकिन रूबीना कहती है कि मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तू जिंदगी भर याद रखेगा, मैं तेरी जिंदगी जेल में कटवाऊंगी, मैं तुझसे गुजारा भत्ता लूंगी। ये तमाम चीज़ें जब होती है ना, तो दोस्तों आदमी भी क्या करे, आदमी की ज़िंदगी, आसिफ कहता है कि मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था इसने, कि कब तक ये मुझे लटका करके रखेगी मुझे पता नहीं। मैं इससे कहता था मेरी ज़िंदगी में वापस आ जा, अपने घर आ जा वापस, जो हुआ मैं भी भूल जाता हूँ, तू भी भूल जा। लेकिन ये इतनी अहंकारी औरत थी कि ये मानती नहीं। मजबूरन मैंने ये सोचा कि कब तक अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी तो गुजारूँ, ये तो समझने वाली नहीं है, इसलिए मैंने शादी की। मैं समझा करके इसको थक गया। अब बताओ मेरी गलती क्या है? दोस्तों, आपने एक पक्ष सुना कि एक आदमी ने शादी कर ली, दूसरी शादी कर रहा था। हमें ऐसा ही लगता है, औरत भी कम नहीं होती दोस्तों। औरत का क्रिया चरित्र आपने देखा होगा। आज कितनी औरतें अपने पति को मार करके दफना रही हैं, कितनी औरतें आज
रोजाना 2-4 मामला ऐसे जरूर आपको सुनने को मिल रहे होंगे। तो इन मामलों में जब एक मर्द और एक औरत के बीच में दूरी होती है ना, तो कहीं ना कहीं एक ना एक को तो झुकना पड़ेगा, मर्द झुकेगा। और ये भी चीज़ है कि आदमी जो होता है ना, भले ही अहंकारी, भले ही उसे घमंड हो कि मैं बड़ा हूँ, मेरी जो है ना वो जो उपाधि है वो औरत से बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल नर्म और मोम होता है। औरत का दिल नर्म और मोम नहीं होता। जो औरत ज़िद्दी किस्म को होती है वो कभी नहीं झुकती है, कुछ भी हो जाए वो आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी और दूसरे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। वो झुकती नहीं है, वो ज़िद्दी होती है। कुछ ऐसी आदत होती है औरतों की। ये औरत भी उन्हीं में से थी। जब ये 24 जुलाई 2026 को शादी हो रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिसेप्शन का प्रोग्राम था, कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी का प्रोग्राम था। ये रूबीना जो है वहाँ पर पहुँच जाती है। अब इसमें विलन का जो रोल निभाया वो तो विलन साबित हुआ आसिफ। पूरे मामले में, पूरे केस में इसमें विलन था आसिफ। और जो इसमें मुखबिर का रोल निभाया वो था पड़ोसी। जब ये शादी हो रही थी, ये सारा मामला, ये सारे सब कुछ सही थे, तो रूबीना को उसके पड़ोसी ने बता दिया कि कहाँ हो। कहने लगी अपने घर हूँ। कि तू अपने घर है, तेरा पति, तेरा शौहर आज किसी दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गया है। बस एक पड़ोसी की लगाई हुई चिंगारी जो ही वो शोला बन जाती है और रूबीना पहुंच जाती है उस शादी के मंडप में। अब अगर कोई रूबीना से पूछे, भाई तूने 2 साल से इस आदमी को लटका रखा है, या तो फैसला कर ले, अलग हो जा, तेरी जिंदगी अलग या अब उसकी जिंदगी अलग, वरना तो फिर अपने घर वापस आ जा। दोनों बातों में से जो औरत एक भी करने के लिए तैयार नहीं है, एक भी बात मानने के तैयार नहीं है कि ना तो वो वापस उस घर में आ रही है। भाई आपने मुकदमा पति के ऊपर किस लिए करा? उसे सबक सिखाने के लिए करा ना, इसीलिए करा ना कि वो आपको सही तरीके से रखे, उसकी समझ में आ जाए। वो जब आपको बार बार आपसे फ़ोन पर बात करके आपके संपर्क में समझा रहा है, बता रहा है आ जाओ अपने घर वापसी कर लो, तो आप समझें नहीं, मुझे तो तुम्हें जेल के हवा खिलानी, मुझे तो तुम्हें जेल के अंदर चढ़ाना है। ये क्या बात हुई? अब इन मामलों में आप कमेंट करके बताइए कि इसमें गलती किसकी है। मैं आसिफ को भी कम नहीं ठहरा रहा हूँ। आसिफ, ऐसा नहीं कि मैंने आसिफ को एक तरफ कर दिया, आसिफ गुनाहगार नहीं है। कहीं ना कहीं जब शादी के बाद, यानी जो रिश्ता आपका 4 साल चला और शादी के बाद वो रिश्ता आपका 4 महीने नहीं टिक पाया, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सारी गलती पत्नी की होगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अहंकार होगा, कहीं ना कहीं पत्नी से आप भी इस तरह का व्यवहार करते होंगे, जो जिस लड़के को चाहा उसने वो उससे नफरत करने पर मजबूर हो गई। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। और दोस्तों, जहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बीवी तो, शौहर तो बिना तलाक दिए शादी कर सकता है, लेकिन पत्नी बिना तलाक लिए शादी क्यों नहीं कर सकती? ये आखिर क्या वजह? तो बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। और इसमें जो है उलमा, अगर पढ़े लिखे लोग मुझसे, क्योंकि जिस मामले में मुझे जानकारी नहीं है मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट में बता सकते हैं कि जब पति पत्नी के बीच में नाराज़गी होती है और पत्नी अपने घर चली जाती है मायके और पति अपनी ज़िंदगी अलग गुजारने लगता है, तो शौहर जो है वो बिना, यानी उसने तलाक नहीं दिया है पत्नी को, दोनों की जो दूरी हुई है वो बिना तलाक के है, तो बिना तलाक दिए आदमी क्यों निकाह कर सकता है, क्यों शादी कर सकता है, और बिना तलाक लिए औरत क्यों नहीं शादी कर सकती? जब आदमी शादी कर सकता है तो औरत भी शादी कर सकती है। ये हुक्म तो दोनों पर लागू होना चाहिए कि जब तक दोनों का तलाक ना हो, जब तक दोनों बिल्कुल आधिकारिक तौर से, शरियई तौर से और दुनियावी तौर से अलग ना हो जाए, तो दोनों शादी नहीं कर सकते। ये दोनों के ऊपर हुक्म लागू होना चाहिए। मेरा अपना ये ज़ाती, लेकिन मैं ना तो शरीयत में इसको दोषी ठहरा रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को पता है तो आप मुझे बता दीजिए। चलिए, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।